असल प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टडीज़ हासिल करने से साइडलाइन कर देता है। इस रिसर्च पेपर को देखें जो 2018 में ब्रिटिश साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की तरफ से पब्लिश किया गया। एक तरफ तो हमारे पास अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, उन्हें एग्रोफोबिया जैसी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाते। एक ऐसा टेक्नीशियन जो कि किसी कार के या किसी बाइक को इंजन को खोल के बंद कर सकता है, का स्टिग्मा हम अपनी डिग्रीज पर और अपनी मार्कशीट्स पर ज़िंदगी भर लेकर घूमते रहते हैं। अगर इस चीज़ का किसी को ख़ास फ़ायदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर चलकर यूनिवर्सिटीज़ को क्राउडेड रखा जा सकता है। कराची एक ऐसा शहर है जिसकी 1/3% आबादी लोअर और मिडिल क्लास तबके से वाबस्ता है। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स करके अपना गुजर बसर करते हैं। असल प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वर्किंग क्लास को एक प्रॉपर एकेडमिक स्टडीज़ हासिल करने से साइडलाइन कर देता है। और बावजूद इस बात के कि वो स्टूडेंट और वो वर्किंग क्लास स्टूडेंट कितना एम्बिशियस है या कितना पैशनेट है अपनी स्टडीज़ को और अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को लेकर। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, जिसे हम बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं, ये सिर्फ मॉर्निंग्स में अवेलेबल है। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम इवनिंग में अवेलेबल नहीं होता। हालांकि आप अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखें, जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी भी अपने स्टूडेंट्स को जो कि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग करते हैं, एक प्रोफेशनल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग एकेडमिक स्टडी फराहम करने के लिए बाकायदा क्रेडिट आवर्स जो कि कंपलसरी होते हैं किसी इंजीनियरिंग स्टडीज़ में, क्रेडिट आवर्स में इन्होंने मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने करिकुलम को ही मॉडिफाई कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक प्रोफेशनल क्लास को एकेडमिक स्टडीज़ दी जा सके शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर। आप इन प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ सकेंगे जो एक अरसा तक मिलिट्री जैसी ऑक्यूपेशन के बाद, यानी आर्मी ज्वाइन करने के बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद आकर भी उन्होंने जब इंजीनियरिंग जैसी स्टडीज़ को पढ़ना चाहा तो उनको यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग अलाउ की, यहाँ तक कि उन्होंने एक मॉडिफाइड एडवांस कोर्स के तहत इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और बैचलर्स के बाद यहाँ तक कि उन्होंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी कर ली। यानी कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स को इवनिंग में पढ़ाया जाता है। इस रिसर्च पेपर को देखें जो 2018 में ब्रिटिश साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की तरफ से पब्लिश किया गया। इसके हिसाब से मॉर्निंगनेस और इवनिंगनेस किसी भी तरह से किसी स्टडी की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं डालती। इसमें रिसर्चर्स ने 400 स्टूडेंट और एक वक्त में 200 स्टूडेंट्स जो कि सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, और इस रिसर्च के नतीजे में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मॉर्निंग या इवनिंग में पढ़ना, मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी किस्म की एकेडमिक स्टडीज़ को हासिल करना उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अच्छा, अब इसकी एक नॉर्मल मिसाल मैं आपको हमारी सोसाइटी से दे सकता हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर इनिशियल स्टेजेस से ही कोई अगर बच्चा स्कूल्स में पढ़ता है तो वो जो ट्यूशन्स वगैरह लेता है वो इवनिंग में लेता है। यानी कि वो अपने पूरे 10 साल की मैट्रिकुलेशन तक की स्टडीज़ के दौरान सबसे ज़्यादा जो ट्रेन होता है वो इवनिंग में पढ़ने के लिए होता है। यानी इवनिंग में वो ट्यूशन्स पढ़ता है, इवनिंग में ही डिफरेंट स्टडीज़ करता है और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होता है। यानी कि हम अपने इनिशियल स्टेजेस से ही इवनिंग में पढ़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। सेकंड स्टेप में अगर आप कॉलेजेस वगैरह को देखें और हाई स्कूल को देखें, वहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इवनिंग्स में मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं और एक्चुअली अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए वो एक्चुअली इवनिंग स्टडीज़ पर ही डिपेंड करते हैं। हमारा जो एक सिस्टम है वो हमें इनिशियली ट्रेन ही इवनिंग पे करता है और उसके बाद जाकर मॉर्निंग और इवनिंग के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर दी जाती है, और फिर ये मॉर्निंग और इवनिंग का स्टिग्मा हम अपनी डिग्रीज पर और अपनी मार्कशीट्स पर ज़िंदगी भर लेकर घूमते रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मॉर्निंग और इवनिंग मेंशन होता है जो कि एक एकेडमिक ईयर को डिफाइन नहीं करता बल्कि एक क्लास को डिफाइन करता है। एक ऐसी क्लास जो कि इवनिंग में अगर वो इवनिंग क्लास है तो उसका ताल्लुक एक ऐसे बैकग्राउंड से होता है जो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता, और ज़्यादातर लोग जो इवनिंग में पढ़ रहे होते हैं वो किसी न किसी तरीके से अपनी एजुकेशन को खुद फंड कर रहे होते हैं। उनके ऊपर और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एज़ कम्पेयर विद द मॉर्निंग टाइम स्टूडेंट्स के नहीं होती, क्योंकि मॉर्निंग टाइम स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल फंड्स होते हैं
और वो अपनी स्टडीज़ को अच्छी तरीके से फंड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप डिग्रीज़ और मार्कशीट्स को मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड करने से एक ऑटोमेटिक क्लास बन जाती है, एक ऐसी क्लास बन जाती है, एक दो क्लासेस विविडली बन जाती हैं जो कि आगे चल के एक एग्जीक्यूटिव और एक वर्किंग क्लास में डिवाइड हो जाती है। एक ऐसी डिग्री को लेके जिसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मेंशन होती है। आप कभी किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर, किसी टॉप लेवल की मैनेजमेंट, किसी प्राइवेट इदारे की टॉप लेवल की मैनेजमेंट के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल पोजीशन हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप एक ऐसी क्लास का हिस्सा बन जाते हैं जो मुसलसल एक लोअर लेवल इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास बन जाती है, जिसका ताल्लुक किसी भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन से नहीं रहता। जितने हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, उनको जो डिग्रीज, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं वो स्ट्रिक्टली रेगुलर और मॉर्निंग कैंडिडेट्स होते हैं, जिनमें इवनिंग का कोई जिक्र नहीं होता। तो जिस शख्स ने इवनिंग में स्टडी हासिल की है, उसकी डिग्री पर, उसकी मार्कशीट पर इवनिंग की स्टैंप लगी हुई है, वो जिंदगी भर एक ही क्लास के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, उससे बाहर नहीं आ सकेगा। जिसकी वजह से सोसाइटी में एक बहुत बड़ी स्किल्ड लोगों की क्लास बन गई है जो कि कभी भी मैनेजर्स नहीं बन सकते, कभी भी इंजीनियर्स या एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास इनफ एकेडमिक स्टडीज नहीं होती। अब अगर कोई स्टूडेंट, कोई वर्किंग क्लास प्रोफेशनल स्टूडेंट भी, अगर कोई स्किल्ड स्टूडेंट हो और उसने किसी तरह से किसी मॉर्निंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिया, तो वो उसकी सेकंड कंडीशन, जिसे हम कहते हैं 75% अटेंडेंस पर पूरा नहीं उतर सकता। अगर वो उसको मेंटेन नहीं रख सकेगा 75% अटेंडेंस को, तो उससे एग्जामिनेशन में अपेयर होने नहीं दिया जाता, एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाता, आईडी कार्ड नहीं दिया जाता, या प्रैक्टिकल्स उसके क्लियर नहीं होते, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं और इंजीनियरिंग स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनमें एडमिशन लेने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो 75% अटेंडेंस को पूरा नहीं कर सकते। अब एक्चुअलिटी में अगर देखा जाए, अगर रियलिटी में देखा जाए, तो इस 75% अटेंडेंस का उन स्टूडेंट्स को भी कोई फ़ायदा नहीं होता जो कि पेरेंट्स फंडेड वे में पढ़ रहे होते हैं। अगर इस चीज़ का किसी को खास फ़ायदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर चलकर यूनिवर्सिटीज़ को क्राउडेड रखा जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप एक क्राउड को शो कर सकते हैं, एक स्टडी कल्चर को शो कर सकते हैं, जो कि कल्चर देखकर पेरेंट्स सेटिस्फाई रहते हैं, और सेटिस्फाई रहकर वो प्रॉपर फंडिंग्स करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर फंडिंग्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम हमारा चलता रहता है। तो ये जो 75% अटेंडेंस फार्मूला, इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, सिवाय कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने एक स्टेटस को मेंटेन रखने में इससे एक बेनिफिट मिलता है। अब आ जाते हैं साल 1970 की तरफ, जब एक ऑर्डिनेंस के तहत वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। इस इदारे का मकसद कराची की गरीब आवाम को टेक्निकल और वोकेशनल स्टडीज़ प्रोवाइड करना होता है। इस इदारे से पिछले 54 सालों में हज़ारों स्टूडेंट्स पास आउट हुए, और उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स ने टेक्निकल और वोकेशनल स्टडीज़ हासिल की और वो पास आउट हुए। लेकिन अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस बोर्ड की, इस सिंध टेक्निकल बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2% है। यानी कि अगर किसी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर 1400 सीट्स हैं, तो वो अगर हम टेक्निकल बोर्ड को देखें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 2% है। ये 2% जो है, ये उस क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है। यानी कि टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की सबसे ज़्यादा तादाद कराची के अंदर है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी कराची से ही हर साल इस इंस्टीट्यूट के एफिलिएटेड इदारों से पास आउट होकर एसोसिएट इंजीनियर बनते हैं। ये लोग अपनी फील्ड में हाईली पैशनेट होते हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही इन्होंने शॉर्ट कोर्स करने स्टार्ट कर दिए होते हैं, और स्टार्ट से ही इनको अपने एम्बिशन का किसी हद तक आइडिया होता है। लेकिन इन लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, जबकि ये जो एक वर्किंग क्लास, ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि कराची का PRC भी रखते हैं, जो कि कराची के ही रेजिडेंट्स हैं, कराची में ही पैदा हुए, लेकिन फिर भी इनकी रिप्रेजेंटेशन एक कराची की यूनिवर्सिटी के अंदर ही 2% है। एक ऐसा टेक्नीशियन जो कि किसी कार के या किसी बाइक को इंजन को खोल के बंद कर सकता है, वो शॉर्ट कोर्सेज करता है, और शॉर्ट कोर्स करके अब्रॉड
शॉर्ट कोर्स करके गल्फ कंट्रीज़ में जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में जाके वो एम्प्लॉयमेंट करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे किसी स्टूडेंट को जिसको बेसिक मैथ्स और इंग्लिश पता हो कोई इंजीनियरिंग एकेडमिक स्टडी फराहम नहीं करती। हालांकि अगर एक्चुअली देखा जाए तो इंजीनियरिंग एक्चुअली इसी शख्स के लिए है, उसी शख्स के लिए इंजीनियरिंग एक्चुअली उस स्टूडेंट के लिए है जो इतना हाईली पैशनेट और एम्बिशियस हो अपनी फील्ड में और इतना टेक्निकली स्किल्ड हो कि वो रियली टेक्नोलॉजी को इन्वेंट या इनोवेट कर सके बेटरमेंट ऑफ लोगों के फ़ायदे के लिए। पर एक्चुअली आजकल जिस तरह के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे आप किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग इनोवेशन की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। सो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है उस वर्किंग क्लास को एजुकेशन हासिल करने से। दूसरी तरफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, दूसरी तरफ ब्लेम ये लगाया जाता है कि इन शॉर्ट कोर्सेज और इन टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में चीटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन इसके ऊपर कोई रेगुलेशन, कोई हिकमत अमली, कोई कवायद और ज़वाबित नहीं बनाए जाते और ना ही आज तक किसी टेक्निकल स्टडीज़ के ऊपर, किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, किसी टेक्निकल स्टडी के लिए कोई टेक्स्ट बुक लिखी गई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर टेक्निकल स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसी अलाइड साइंसेस को पढ़ने के लिए, अलाइड साइंसेस के लिए कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक मौजूद ही नहीं है। इसके ऊपर कोई टेक्निकल स्टडी, कोई टेक्निकल बुक नहीं लिखी जाती। इसी वजह से ये एक वर्किंग क्लास जो एक प्रोफेशनल क्लास स्टूडेंट्स हैं वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट या एंट्री टेस्ट पास करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि वो इंटरमीडिएट ओ लेवल्स या ए लेवल्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे इस कन्वेंशनल सिस्टम ने एक तरफ तो एक हाईली स्किल्ड क्लास को बना दिया जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में एक अरसे से जॉब कर रही है और एक हाईली स्किल्ड क्लास है, और दूसरी तरफ हमारे इस सिस्टम ने, हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम ने ऐसे इंजीनियर्स बना दिए जो कि एक लो लेवल की इंटर्नशिप लेने के भी अहल नहीं होते, लेने के भी काबिल नहीं होते। और हमारी सोसाइटी के ज़्यादातर इंजीनियर्स को एक अरसे तक यूनिवर्सिटी के माहौल में रहने के बाद एक साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाती है। एक साइकोलॉजिकल इलनेस को वो फेस करते हैं जिसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है जिसमें किसी शख्स को, किसी स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में जाके एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पे मौजूद लोग, वहाँ पे वो लोग जो कि लकीर की फ़कीर टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं, ऐसे लोगों में एक इंजीनियर जाके एडजस्ट नहीं हो पाता और वो उस माहौल से पीछे भागने लगता है। और आप ये चीज़, इस चीज़ की एग्जांपल हमारी अब सोसाइटी में भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर इंजीनियर्स, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो या तो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे होते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री के HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, या फिर सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और अगर इसको प्रैक्टिकल वे में ले लिया जाए तो इंजीनियरिंग इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही ना रहे। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम की रेगुलेशन ने दो ऐसी क्लासेस बना दी हैं, जो ऐसी क्लासेस बना दी हैं जिसमें एक तरफ एक क्लास तो हाईली स्किल्ड है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरी क्लास है जो कि हाईली एकेडमिक है। और इसकी वजह से इन दोनों क्लासेस के दरमियान एक बहुत बड़ा डिस्टेंस पाया जाता है जो कि आर्टिफिशियली हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ही क्रिएट कर दिया। जो सेग्रीगेशन नेचुरली होनी चाहिए थी वो किसी तरह से हमारी सोसाइटी में आर्टिफिशियली बन चुकी है। इसलिए हमारी सोसाइटी में एक इंजीनियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एक तरफ एक एक्सटेंसिव एकेडमिक स्टडी है और दूसरी तरफ एक ऐसा स्किल्ड शख्स है जो कि बहुत ही लकीर का फ़कीर किस्म का आदमी है और वो एकेडमिक स्टडी से दूर भागता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंजीनियर है जो कि इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर से दूर भागता है। जो रियल एसेंस है इंजीनियरिंग का वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इनोवेशन और इन्वेंशन जैसी चीज़ें जो कि बैकबोन है किसी इंजीनियरिंग स्टडी की, वो हमारी सोसाइटी में कहीं भी देखने में नहीं आती। जैसे कि एडिसन ने कहा था कि इन्वेंशन 99% प्रिपरेशन का नाम है, यानी कि 99% आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अगर इस फॉर्मूले को आज के इंजीनियरिंग पर, हमारे इंजीनियरिंग एकेडमिक्स पर, हमारी एकेडमिक स्टडी पे लगा दिया जाए तो आई थिंक हमारी इंजीनियरिंग एकेडमिक स्टडी इतनी अट्रैक्टिव ही ना रहे, क्योंकि ये डे वन से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक प्रैक्टिकल फील्ड से, जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री से और ना कि किसी इंस्टीट्यूट की किसी क्लास से। हमारी सोसाइटी ने दो ऐसे बड़े तबके बना दिए हैं जिनको करीब आना बहुत ज़रूरी है। ये दो सोसाइटी की क्लासेस हैं जो दो डिफरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं और दो अलग अलग रास्तों पे निकल चुकी हैं। इन दोनों को करीब लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी रेगुलेशंस का बनाना ज़रूरी है जो कि प्रोफेशनल वर्किंग क्लास को मॉडिफाइड वेज में इंजीनियरिंग करिकुलम फराहम करे इवनिंग शिफ्ट्स में, ताकि वो ज़िंदगी किसी हिस्से में भी जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें।